बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। टॉपिक है सेक्शन 45 अनपेड सेलर। अनपेड सेलर क्या है, इसके राइट्स क्या हैं। अनपेड सेलर के पास दो टाइप्स के राइट्स होते हैं। एक राइट अगेंस्ट द गुड्स, यानी जो चीजें इसने सेल की हैं और उसकी इसको रकम नहीं मिली, चीजों के ऊपर इसके राइट्स होते हैं। वो राइट्स तीन टाइप्स के होते हैं, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज एंड राइट टू रीसेल। जिस बंदे को इसने वो चीजें दी थी और उसने उसको पे नहीं किया, उस बंदे के खिलाफ भी इसके राइट्स होते हैं। कौन कौन से राइट होते हैं? सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, कैन रेपुडिएट कॉन्ट्रैक्ट और सूट फॉर इंटरेस्ट। इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद एक फायदा ये होगा कि आपके 3-4 सवाल क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम में सवाल आता है अनपेड सेलर क्या है और राइट ऑफ लियन क्या है। अब ये तो एक सवाल हो गया, और राइट ऑफ स्टॉपेज अलग सवाल आता है, राइट ऑफ रीसेल अलग सवाल आ सकता है, राइट अगेंस्ट द बायर ऑफ द गुड्स अलग सवाल आता है। तकरीबन आपके 3-4 सवाल क्लियर हो जाएंगे इस एक वीडियो के देखने के बाद। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट्स गो थ्रू द सिनॉप्सिस। These all are the topics that you are watching on the screen. We will cover them in this video. अब सेक्शन 45 कहता है अनपेड सेलर। द सेलर ऑफ द गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और पार्शियली पेड। सेलर ऑफ गुड्स को अनपेड सेलर इस एक्ट के मुताबिक माना जाएगा जब उस सेलर को उस चीज की प्राइस पे नहीं की गई हो, या फिर अगर पे की गई है तो आधी पे की गई हो, तो उस बंदे को अनपेड सेलर कहा जाएगा। बी में कहता है व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल payment and condition on which it was received has not been fulfilled by reason of dishonor of instrument, whether the seller or his agent is involved, it's same thing. बी में कहता है कि जहां पर कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से कंडीशनल पेमेंट सेलर को दिया गया हो, लेकिन वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई इंस्ट्रूमेंट के डिसऑनर होने पर। मिसाल के तौर पर एक सेलर ने अपनी चीज एक बायर को दी और बायर ने उसको चेक लिख के दिया, लेकिन वो चेक जो है डिसऑनर हो गया था और उस चेक से उसको पैसे नहीं मिले। जब उसको पैसे नहीं मिले फिर भी उस बंदे को अनपेड सेलर माना जाएगा। तो शॉर्ट में अगर आपको मैं बताऊं तो सेक्शन 45 कहता है कि अनपेड सेलर क्या है। अनपेड सेलर वो बंदा है जिसने अपनी चीज एक बायर को दी हो, लेकिन उस बंदे को उस चीज के पैसे ना मिले हों, अगर मिले हों तो आधे मिले हों, या फिर अगर उस बंदे को कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया हो या बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया हो या चेक दिया गया हो, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया हो और उस चेक पे उसको पैसे ना मिले हों, तो उस बंदे को भी अनपेड सेलर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्टेड टू गिव मोबाइल एट द प्राइस ऑफ 50K टू बी, बट बी डिड नॉट पे द होल प्राइस और पेड ओनली 40K, हेयर एज अनपेड सेलर। मिसाल के तौर पर ए ने अपनी मोबाइल बी को दी 50,000 रुपए की प्राइस में, लेकिन बी ने ए को पैसे नहीं दिए, या अगर दिए तो सिर्फ 40,000 दिए। यहाँ पर ए जो है अनपेड सेलर होगा। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि अनपेड सेलर क्या है। देखते हैं कि अनपेड सेलर के राइट्स कौन से हैं। अनपेड सेलर हैज फॉलोइंग राइट्स। अनपेड सेलर के पास फॉलोइंग राइट्स होते हैं। एक होते हैं राइट अगेंस्ट द गुड्स और दूसरे होते हैं राइट अगेंस्ट द बायर ऑफ द गुड्स। तो राइट अगेंस्ट द गुड्स राइट्स होते हैं, यानी जो चीज उसने दी है, जैसे उसने जो मोबाइल दी है, उसके ऊपर जो उसके राइट्स होंगे वो राइट ऑफ लियन होगा, राइट ऑफ स्टॉपेज होगा या राइट ऑफ रीसेल होगा। जिस बायर को उसने वो चीज दी है उसके खिलाफ उसके जो राइट्स होंगे उस पे सूट कर सकता है, प्राइस के लिए, डैमेजेस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है और इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर सकता है। सेक्शन 46 कहता है राइट अगेंस्ट द गुड्स व्हेन द बायर हैज नॉट पेड फुल प्राइस और पेड पार्शियल प्राइस ऑफ द गुड्स supplied to him, then the seller who has transferred the ownership of the goods to the buyer has following rights with regard to the goods। जहां पर सेलर ने अपनी चीजों की ओनरशिप बायर को ट्रांसफर की हो, उस बायर ने उस चीज की प्राइस पे नहीं की हो, या अगर की हो तो पार्शियल प्राइस पे की हो, तो उस सेलर के पास नीचे वाले राइट्स होते हैं। पहला राइट ऑफ लियन, दूसरा है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और तीसरा है राइट टू रीसेल। पहला हम पढ़ते हैं राइट ऑफ लियन जो सेक्शन 47 में दिया गया है। व्हाट इज लियन? लियन इज द राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स अंटिल द पेमेंट इज पेड। अब लियन एक किस्म का राइट है इसमें जो अनपेड सेलर है वो अपनी चीजों की पोजीशन अपने पास तब तक रख सकता है जब तक उस चीज की उसको पेमेंट नहीं दी जाती। डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसमें क्या कहता है। इफ द सेलर ऑफ द गुड्स हैज नॉट बीन पेड एंड द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर बट द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ सेलर, द सेलर हैज राइट टू रिटेन द गुड्स टिल ही रिसीव्स द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द बायर। जहां पर जो सेलर है उसको उस चीजों की प्राइस पे नहीं की गई हो,
इन चीजों की उसने ओनरशिप ट्रांसफर की है, लेकिन अभी तक पोजीशन उस सेलर के पास ही है। उसने बाइक सेल की, बाइक के कागजात वगैरह उसको दे दिए, लेकिन पोजीशन अभी भी सेलर के पास ही है। लेकिन उस बाइक की रकम उस बंदे को नहीं दी गई, उस सेलर को नहीं दी गई। तो सेलर के पास ये राइट है, तो तब तक अपनी बाइक अपनी पोजीशन में रख सकता है जब तक वो बायर उस बाइक की प्राइस पे नहीं करता। लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। जो लियन है नीचे वाली सिचुएशंस में एक्सरसाइज की जा सकती है। व्हेन द गुड्स हैव नॉट बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। जो गुड्स हैं वो कर्जे पर सेल नहीं की गई हों। जैसे कि अगर एक बंदे ने अपनी बाइक कर्जे पे सेल की है तो वहां पर वो लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर उस बंदे ने उसको कहा कि आप मुझे बाइक दो, लेकिन मैं इसकी पेमेंट जनवरी में करूंगा। अभी तक दिसंबर चल रहा है, ये बंदा तो उसको बाइक दे देगा क्योंकि इसने इसको बाइक जो है क्रेडिट पे दी है। जब जनवरी आएगी और वो बंदा अगर उसको पेमेंट नहीं करता, फिर भी ये लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि लियन के लिए जरूरी है कि जो पोजीशन है वो उस सेलर के पास होनी चाहिए। अगर सेलर के पास पोजीशन होगी तभी तो अपनी वो पोजीशन में वो चीजें रख सकेगा। दूसरी सिचुएशन है व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। अब जहां पर गुड्स क्रेडिट पे सेल की गई हो, लेकिन क्रेडिट देने का टाइम एक्सपायर हो गया हो, तब भी बंदा लियन एक्सरसाइज कर सकता है। भी ऐसा होगा कि बंदे ने जो चीजें सेल की हैं उसकी पोजीशन उसके पास ही होनी चाहिए। पोजीशन अगर उस बंदे के पास चली गई, फिर ये लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जरूरी है कि वो उस बंदे से पहले वो चीजें वापस लेके आए, फिर जब वो उसकी पोजीशन में वो चीजें आ जाएंगी फिर लियन एक्सरसाइज कर सकेगा। और थर्ड है व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। यानी एक सेलर ने बंदे को चीजें देने का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन 2 दिन के बाद पता चला कि ये जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, इसके पास अभी तक कुछ पैसे ही नहीं बचे, वो पे करेगा। फिर भी वो जो अनपेड सेलर है लियन एक्सरसाइज कर सकता है, अपनी चीजें अपनी पोजीशन में तब तक रख सकता है जब तक उसको उस चीजों के लिए पे नहीं किया जाता। सेक्शन 49 कहता है टर्मिनेशन ऑफ लियन। लियन कब टर्मिनेट होती है, कब बंदा लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स लूजेज राइट ऑफ लियन इन फॉलोइंग केसेस। अनपेड सेलर है नीचे वाले केसेस में लियन का राइट लूज कर देता है। ए में कहता है व्हेन ही डिलीवर्स द गुड्स टू कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। अगर एक सेलर अपनी चीजें कैरियर को या बेली को डिलीवर करता है और उसको कहता है कि ये चीजें बायर की तरफ ले जाओ, बायर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दो या उसको देना, जब इसकी पोजीशन से ये चीजें निकल गई, कैरियर के हाथ में आ गई या टीसीएस वाले के हाथ में आ गई, इस टाइम पर भी ये लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। यानी एक बंदे ने उसको कहा कि आप मुझे मोबाइल सेंड करो, उस बंदे ने मोबाइल सेंड कर दी टीसीएस के जरिए या कोरियर के जरिए। जब इसकी पोजीशन से वो चीज निकल गई, फिर ये बंदा यानी जो अनपेड सेलर है ये लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। बी में कहता है व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स द पोजीशन ऑफ गुड्स। जहां पर जो बायर है उस चीज का, उस बायर का जो एजेंट है वो उस चीजों की पोजीशन हासिल करता है लॉफुली, तब भी अनपेड सेलर लियन का राइट लूज कर बैठता है। मिसाल के तौर पर उस बंदे ने उसको मोबाइल दे दिया आमने सामने, उसको बाइक दे दी, वो बाइक उसके हाथ से निकल कर बायर के हाथ चली गई, इसकी पोजीशन से निकल गई, फिर भी ये जो सेलर है ये लियन का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, अपने पास ये चीजें नहीं रख सकता क्योंकि इसकी पोजीशन से ये चीजें निकल गई। सी में कहता है व्हेन द सेलर हैज वेव्ड हिज लियन ऑन द गुड्स। जहां पर सेलर ने खुद लियन का राइट वेव कर दिया हो, उसने कहा कि मैं इन चीजों पे लियन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, जहां पर उसने खुद अपना राइट वेव किया हो तब भी वो लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। हम दूसरा पढ़ते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये सेक्शन 50 में दिया गया है। जैसे कि एक बंदे की पोजीशन से वो चीजें निकल गई, फिर वो लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, फिर वो बंदा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है। यानी जैसे उस बंदे ने एक कोरियर को एक चीज दे दी या एक मोबाइल दे दी कि आप इस बंदे को देना, फिर उसको पता चला कि वो बंदा तो इंस्टॉलमेंट हो गया है, मुझे पे ही नहीं करेगा, उसको उस चीज को रास्ते में रोकने के लिए राइट ऑफ स्टॉपेज इस्तेमाल करेगा। दूसरा राइट इसके पास ये है। अब देखते हैं कि राइट ऑफ स्टॉपेज क्या कहता है। When the seller has delivered the goods to carrier for transmission to the buyer and the goods are in transit and he comes to know that buyer has become insolvent, the seller has right to stop the goods in transit and retain their possession until he is paid for the goods। जहां पर सेलर ने कैरियर को वो गुड्स डिलीवर की हों ट्रांसमिशन के लिए कि ये चीज़ें बायर की तरफ ले जाओ, जैसे मोबाइल का मैंने मिसाल दिया कि सेलर ने एक कैरियर को टीसीएस वाले को या कोरियर वाले को एक मोबाइल दी कि ये बायर की तरफ ले जाओ। अब चीज़ें अभी भी ट्रांजिट में हैं, उस बायर के पास नहीं पहुंची अभी तक।
अभी तक वो चीजें रास्ते में हैं और सेलर को पता चलता है कि जो बायर है इंसॉल्वेंट हो गया है, के पास पैसे ही नहीं बचे, वो मुझे कहाँ पे करेगा। तो उस सेलर के पास ये राइट है, वो राइट ऑफ स्टॉपेज इस्तेमाल करते हुए उस चीज को रास्ते में ही रोकेगा और उसकी पोजीशन अपने पास रखेगा, और तब तक अपने पास रखेगा जब तक उसको उस चीज के लिए पे नहीं किया जाता। जब वो चीज को रोकेगा तो उसने राइट ऑफ स्टॉपेज इस्तेमाल किया। अब जब उसकी पोजीशन में वो चीज आ जाएगी, फिर सेम ही वो लियन इस्तेमाल करेगा, अपनी पोजीशन में वो चीज तब तक रखेगा जब तक उसको उस चीज की प्राइस पे नहीं की जाती। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहला है दे सेलर मस्ट बी अनपेड, जो सेलर है वो अनपेड होना चाहिए। दूसरा है बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट बिफोर पेइंग, पे करने से पहले जो बायर है वो इंसॉल्वेंट होना चाहिए। और थर्ड है द गुड्स आर इन ट्रांजिट, जो गुड्स हैं वो रास्ते में होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि जो बायर है उसकी पोजीशन हासिल कर चुका है, फिर ये राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज नहीं होगा। और फोर्थ है दी प्रॉपर्टी मस्ट हैव पास्ड फ्रॉम दी सेलर टू द बायर। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप, जो चीज की ओनरशिप है वो सेलर से बायर की तरफ ट्रांसफर हो चुकी हो। जैसे उसने अगर बाइक उसको दी हो तो उसके जो कागजात हैं या उसकी ओनरशिप है वो उसके नाम होनी चाहिए। सेक्शन 51 कहता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। अब ट्रांजिट की ड्यूरेशन क्या होती है, कब जो है ट्रांजिट खत्म हो जाएगी। अब पहले में कहता है when the seller has delivered the goods to the carrier for transmission to the buyer until the goods are received by the buyer or his agent is the duration of transit। अब जहां पर सेलर ने अपनी गुड्स एक कैरियर को डिलीवर की हो ट्रांसमिशन के लिए, ये बायर की तरफ ले जाओ। अब जब तक वो गुड्स बायर या बायर का एजेंट रिसीव नहीं करता, उस टाइम को ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कहा जाता है। जैसे कि एक बंदे ने अपनी मोबाइल सेंड की बायर को, बायर की पोजीशन से निकल के वो कैरियर की पोजीशन में आ गई, तो कैरियर से लेकर जब तक बायर उसको हासिल नहीं करता, इस बीच का जो टाइम है इसको ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कहा जाता है। अब सेकंड में कहता है इफ द बायर और हिज एजेंट obtains the delivery of the goods before their arrival at the appointed destination, the transit is at end। जहां पर जो बायर या उसका एजेंट गुड्स की डिलीवरी अपॉइंटेड डेस्टिनेशन से पहले हासिल कर देते हैं तो जो ट्रांजिट है वो खत्म हो जाएगी। जैसे कि एक सेलर ने एक मोबाइल सेंड की कैरियर के जरिए एक बंदे को, जो बंदा सखर में रहता है, उस बंदे ने उस मोबाइल की पोजीशन हैदराबाद में ही हासिल कर ली। ये जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट है ये एंड हो चुकी है, ये चीज बायर की पोजीशन में आ गई। अब यहाँ पर जो सेलर है वो राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज नहीं कर सकता। थर्ड में कहता है इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट अपॉइंटेड डेस्टिनेशन द कैरियर आर बेली एक्नॉलेजेस टू द बायर और हिज एजेंट दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, द ट्रांजिट इज एट एंड। अब अगर जो कैरियर है वो अपनी अपॉइंटेड डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है लेकिन बायर अभी तक नहीं आया, लेकिन वो बायर को कॉल पे कहता है, बायर को या उसके एजेंट को, कि आप जब भी आओ मैं ये चीज़ें अपने पास रखता हूँ आपके बिहाफ पे, तब भी जो ट्रांजिट होगी वो एंड हो जाएगी। अब जैसे कि कराची से उस बंदे ने मोबाइल भेजी सखर में, अब सखर में कैरियर वो मोबाइल लेके आया, अभी तक बायर नहीं आया, तो कैरियर उसको कहेगा बायर को कि जब भी आओ, उसको एक्नॉलेज करता है कि मैं ये चीज़ अपनी पोजीशन में रखता हूँ, जब आओगे आप मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर भी जो है ट्रांजिट है वो एंड हो जाएगी। अब इस सिचुएशन में भी जो अनपेड सेलर है वो अपना राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मैं कहता है इट इज इमटेरियल दैट फर्दर डेस्टिनेशन वाज इंडिकेटेड बाय द बायर टू द कैरियर। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि बायर ने उसको फर्दर डेस्टिनेशन के लिए भी इंडिकेट किया। बायर ने उस कैरियर को कहा कि आपने सखर तक ये चीज़ लाइए, थोड़ा 10 किलोमीटर आगे शिकारपुर आ जाओ, यहाँ पर मुझे पोजीशन दो, ये चीज इमटेरियल है। तो अपनी अपॉइंटेड डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो ट्रांजिट एंड हो गई। वो सखर से अगर शिकारपुर जाता है तो ये इस चीज को ट्रांजिट में नहीं माना जाएगा, इस चीज को माना जाएगा कि अब जो ट्रांजिट है वो एंड हो चुकी है, क्योंकि वो अपनी अपॉइंटेड डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। बायर ने उसको थोड़े पैसे देके उसको कहा है कि थोड़े आप आगे आ जाओ, ये चीज इमटेरियल है। फोर्थ है इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर एंड द कैरियर कंटिन्यूज द पोजीशन ऑफ देम, द ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एट एन एंड। जहां पर जो बायर है उसने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया, बायर ने कहा कि ये मैं गुड्स एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये मोबाइल सही नहीं है, जो कैरियर है वो उस चीज की पोजीशन अपने पास कंटिन्यू रखता है, तो उस ट्रांजिट को एंड नहीं माना जाएगा। उस चीज को माना जाएगा कि ये चीज अभी भी ट्रांजिट में ही है, जब तक वापस वो चीज अपने मालिक को नहीं मिल जाती, सेलर को नहीं मिल जाती। फिफ्थ में कहता है व्हेन द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ ए कैरियर हु इज द एजेंट ऑफ द सेलर, द गुड्स आर नॉट इन द ट्रांजिट बट स्टिल इन द पोजीशन ऑफ द सेलर। जब जो गुड्स हैं वो कैरियर की पोजीशन में हों
लेकिन जो कैरियर है वो सेलर का एजेंट है। माना जाएगा कि जो गुड्स हैं वो ट्रांजिट में नहीं हैं, अभी भी सेलर की पोजीशन में हैं। जैसे कि एक सेलर है, वो अपनी मोबाइल एक कैरियर को देता है कि आप ये सखर ले जाओ, लेकिन वो कैरियर एजेंट है सेलर का, उसका बंदा ये रखा हुआ है, उसका एम्प्लॉय है या उसका एजेंट है। फिर लॉ में ये माना जाएगा कि ये जो मोबाइल है ये अभी भी सेलर की ही पोजीशन में है, क्योंकि ये एजेंट और सेलर ये सेम ही बात हो गई, क्योंकि जो एजेंट है वो सेलर का ही एजेंट है। ये जो चीज है ये अभी भी सेलर की पोजीशन में है, ट्रांजिट में नहीं है, इसको ट्रांजिट में नहीं माना जाएगा। और 6th में कहता है व्हेन गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ बायर्स कैरियर, seller cannot exercise the right to stop them because it will be deemed that buyer has acquired the possession। इसमें कहता है कि जब जो गुड्स हों वो कैरियर की पोजीशन में हो और वो कैरियर बायर का एजेंट हो, तो इस सिचुएशन में सेलर राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ये टीम किया जाएगा कि बायर ने उस चीज की पोजीशन हासिल कर ली है। जैसे कि उस सेलर ने मोबाइल दी एक कैरियर को, अब वो कैरियर एजेंट ही बायर का है। जैसे ही वो सेलर उस एजेंट को मोबाइल देगा तो इसका मतलब वो मोबाइल बायर की पोजीशन में आ गई, क्योंकि वो जो कैरियर है वो बायर का एम्प्लॉय है या बायर का एजेंट है। तो इस केस में राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज नहीं कर सकता अनपेड सेलर। 7th है वेयर द कैरियर आर अदर बेली wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent, the transit is deemed to be at an end। यहाँ पर जो कैरियर है या बेली है wrongfully रिफ्यूज करता है गुड्स को डिलीवर करने के लिए बायर को, उसके एजेंट को, तो ट्रांजिट को एंड माना जाएगा। जैसे कि एक सेलर ने अपनी चीज, अपनी मोबाइल उस बेली को दी या कैरियर को दी, लेकिन कैरियर ने उस मोबाइल को अपनी पोजीशन में रख दिया और कहा कि मैं इसकी पोजीशन किसी को भी डिलीवर नहीं करूंगा, वो खुद लेके चला जाता है, तो यहाँ पर भी जो ट्रांजिट होगी वो एंड होगी। सेक्शन 52 कहता है हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड। स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो कैसे अफेक्ट होती है। द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन और बाय गिविंग नोटिस टू द कैरियर बेली इन हुज पोजीशन द गुड्स आर। जो अनपेड सेलर है वो राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज कर सकता है एक्चुअल पोजीशन हासिल करके या फिर कैरियर को या बेली को नोटिस देके जिसकी पोजीशन में गुड्स हैं। सच नोटिस में बी गिवन आइदर टू पर्सन इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स आर हिज प्रिंसिपल। वो जो नोटिस है वो उस कैरियर या बेली को दिया जाएगा जिसकी एक्चुअल पोजीशन में वो चीजें हैं, या फिर उसके प्रिंसिपल को दिया जाएगा। Such notice shall be given at the time and in such circumstances that the principal may communicate it to his servant or agent to prevent the delivery। ये नोटिस उस सिचुएशन में दिया जाए जिस सिचुएशन में जो प्रिंसिपल है वो अपने सर्वेंट या एजेंट या बेली या कैरियर के साथ कम्युनिकेट कर सके और उस डिलीवरी को रोक सके। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो जो अनपेड सेलर है स्टॉपेज का राइट इस तरह एक्सरसाइज कर सकता है, यानी उस चीज की एक्चुअल पोजीशन को हासिल करके या फिर उस बेली को या कैरियर को नोटिस देके कि ये चीज आप स्टॉप कर लो, ये चीज आप वापस लेके आओ, क्योंकि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका। ये जो बायर है ये नोटिस उस बेली को देगा या फिर उस बेली के प्रिंसिपल को देगा। जैसे कि एक बंदा टीसीएस के दुकान पे गया, उसने अपनी चीज उसको दी कि ये आप डिलीवर करो हैदराबाद। वो चीज रास्ते में है, या तो वो बंदा उस कैरियर को कॉल करेगा या फिर उस टीसीएस वाले दुकान पे जाएगा, शॉप पे जाएगा और उसे कहेगा जो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर चीज भेजी थी आपके कैरियर के जरिए को आप रोको। यानी इस सेलर ने उसके प्रिंसिपल को नोटिस, इसमें कहता है कि नोटिस उस सिचुएशन में दिया जाए जिस सिचुएशन में प्रिंसिपल या फिर वो शॉप वाला अपने कैरियर या अपने बेली से कम्युनिकेट कर सके, उस चीज को रोके। जैसे कि अगर ये एक दिन के बाद चला गया, एक दिन के बाद तो वो चीज वहां पर पहुंच जाएगी। इस सिचुएशन में कम्युनिकेट करने का भी कोई फायदा नहीं है। सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए ताकि वो प्रिंसिपल अपने कैरियर के साथ राब्ता कर सके और उस डिलीवरी को रोक सके। सेकंड में कहता है व्हेन द नोटिस इज गिवन टू द कैरियर टू स्टॉप द डिलीवरी ही शैल रीडिलीवर द गुड्स टू द सेलर और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सेलर। द एक्सपेंसेस ऑफ सच रीडिलीवरी शैल बी बोर्न बाय द सेलर। जब नोटिस कैरियर को दिया जाएगा डिलीवरी स्टॉप करने के लिए, तो वो जो कैरियर है उस चीजों को रीडिलीवर करेगा सेलर की तरफ, या फिर सेलर ने अगर उसको कोई और डायरेक्शन दी होगी कि ये चीजें आप इस सिटी ले जाओ, तो वो कैरियर या फिर उस सिटी में वो चीजें लेके जाएगा। इस रीडिलीवरी का जो खर्चा होगा वो सेलर को पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ही उसको रीडायरेक्ट किया है। अब पहला राइट ऑफ लियन हो गया, दूसरा राइट ऑफ स्टॉपेज हो गया, अब तीसरा है राइट ऑफ रीसेल। ये सेक्शन 54 में दिया गया है। इट डिफाइंस द जनरल रूल्स फॉर द सेल ऑफ द गुड्स बाय एन अनपेड सेलर। द मेजर रूल्स आर एज अंडर।
अब ये सेक्शन कुछ जनरल रूल्स डिफाइन करता है, जिस रूल्स के जरिए एक अनपेड सेलर उन चीज़ों को रीसेल कर सकता है। अब वो कौन से रूल्स हैं? सबसे पहला कहता है द अनपेड सेलर में रीसेल द गुड्स इफ द गुड्स आर पेरिशेबल। जो अनपेड सेलर है वो उन चीज़ों को सेल कर सकता है जो पेरिशेबल हैं, यानी जो खराब हो सकती हैं। जैसे कि अगर उसने एक आम भेजने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन वो अनपेड सेलर इंस्टॉलमेंट हो गया है या पे नहीं कर रहा, कॉल नहीं उठा रहा, उस सिचुएशन में वो आम खराब हो रहे हैं, अनपेड सेलर उन आमों को सेल कर सकता है बगैर किसी नोटिस के। सेकंड में कहता है व्हेन द अनपेड सेलर हैज अक्वायर्ड द पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय वर्च्यू ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड हैज गिवन द नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन to resell the goods and if the buyer does not pay for the goods the unpaid seller can resell the goods। जहां पर अनपेड सेलर ने गुड्स की पोजीशन वापस ले ली है लियन या स्टॉपेज के जरिए, जैसे कि उसको पता चला कि वो इंस्टॉलमेंट हो गया है, उसने स्टॉप करवाई, चीजें अपने पोजीशन में ले ली। जब उसकी पोजीशन में वो चीजें आ जाएंगी फिर वो अनपेड सेलर उस बायर को एक नोटिस भेजेगा, ये मैं चीजें रीसेल कर रहा हूँ। उस नोटिस के बावजूद भी अगर बायर उन चीजों के लिए पे नहीं करता तो जो अनपेड सेलर है उन चीजों को सेल कर सकता है। द सेलर इज आल्सो एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम द बायर एनी लॉस दैट ही मे सफर इन रीसेलिंग द गुड्स इफ द अनपेड सेलर मेक्स ए प्रॉफिट बाय रीसेलिंग द गुड्स द डिफॉल्टिंग बायर हैज नो क्लेम ऑन सच प्रॉफिट। जब ये सेलर ये चीजें रीसेल करेगा और इस रीसेल के प्रोसेस में उसको जो भी डैमेज या लॉस होगा वो बायर से क्लेम करेगा। जैसे कि उसने वो चीज बायर को 5,000 रुपए में सेल की थी, लेकिन उसने जब रिजेक्ट कर दिया, जब इस बंदे ने वो चीज दूसरे दिन नोटिस के बावजूद बायर ने नहीं खरीदी तो किसी और को दे दी और उस किसी और बंदे ने उससे वो चीज 4,000 रुपए में ले ली, इसको लॉस हुआ 1,000 रुपए का, तो ये 1,000 रुपया ये बायर से क्लेम करेगा कोर्ट के जरिए। और अगर इस अनपेड सेलर को उस रीसेलिंग में फायदा होता है, यानी वो चीज उसने बायर को 5,000 में सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन इसने ये चीज बाद में जब सेल की तो 6,000 में गई, अब जो इसके पास 1,000 रुपए का फायदा आया इस पे कोई भी क्लेम नहीं होगा उस बायर का। थर्ड में कहता है व्हेन द बायर हैज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड ए राइट ऑफ रीसेल इन द केस द बायर मेक्स डिफॉल्ट। अब जहां पर सेलर ने खुद ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त राइट रिजर्व किया हो कि अगर बायर डिफॉल्ट करेगा पेमेंट में तो वो आपको बगैर किसी नोटिस दिए हुए ये चीज रीसेल कर देगा, तो इस केस में भी सेलर है वो उस चीज को रीसेल कर सकता है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त उसने खुद कहा था अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो मैं ये चीज रीसेल कर दूंगा। और फोर्थ में कहता है व्हेन एन अनपेड सेलर प्लान्स टू रीसेल द गुड्स he is obliged by law to give one last opportunity to the buyer by informing him of his intention to do so। जब जो अनपेड सेलर है वो गुड्स रीसेल करने का प्लान बनाता है, ये obliged by law है कि वो सेलर बायर को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे, उसको इन्फॉर्म करे मैं ये चीजें रीसेल कर रहा हूँ, अगर अभी भी आप खरीदना चाहते हो तो खरीदो। फिफ्थ में कहता है इफ द अनपेड सेलर डज नॉट इन्फॉर्म द बायर अबाउट हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स एंड इफ ही सस्टेन्स एनी लॉस इन रीसेलिंग द गुड्स ही कैन नॉट क्लेम द लॉस फ्रॉम डिफॉल्टिंग पार्टी। अब जब अनपेड सेलर ने बायर को इन्फॉर्म नहीं किया कि वो चीज रीसेल कर रहा है, उसको इन्फॉर्म किए बगैर उस चीज को वो रीसेल करता है अनपेड सेलर, और रीसेलिंग में अगर उस अनपेड सेलर को कोई भी नुकसान होता है फिर वो नुकसान बायर से क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने उसको नोटिस दिया हो फिर उसको लॉस हुआ हो उस चीज में फिर वो क्लेम कर सकता। अब यहाँ तक हमने जो पढ़ा वो थे राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, अनपेड सेलर के राइट्स थे अगेंस्ट द गुड्स। अब राइट अगेंस्ट द बायर ऑफ द गुड्स, जिस बंदे ने वो चीजें खरीदी हैं उस बंदे के खिलाफ कौन से राइट्स हैं? उस बंदे के खिलाफ हैं सूट फॉर द प्राइस, सूट फॉर द डैमेजेस, रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर द इंटरेस्ट। सेक्शन 55 कहता है सूट फॉर द प्राइस। If the ownership of the goods has been transferred to the buyer and he refuses to make the payment for the goods, the seller has right to file suit for the price against the buyer। अगर गुड्स की ओनरशिप बायर की तरफ ट्रांसफर हो चुकी है और वो बायर गुड्स की पेमेंट करने से रिफ्यूज करता है, तो सेलर के पास ये राइट है उस बायर पर सू कर सकता है प्राइस के लिए, यानी उस बंदे पर सूट फाइल कर सकता है कि आप इन चीजों की प्राइस पे करो। सेकंड में कहता है इफ अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द पेमेंट फॉर द गुड्स इज टू बी मेड बाय सर्टेन टाइम और डेट बाय द बायर एंड सच पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, दिस seller has right to sue the buyer even if the ownership of the goods has been transferred to the later। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टर्म्स के मुताबिक जो पेमेंट है वो एक स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक डेट पे की जानी है और अगर वो स्पेसिफिक टाइम गुजर गया उसके बाद भी उस बायर ने पेमेंट नहीं की
तो सेलर के पास ये राइट है, वो उस प्राइस के लिए सूट फाइल कर सकता है, भले ही उन चीजों की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर बाद में की गई हो। यानी एक बायर ने उस सेलर को कहा था मैं आपको इस चीज की जो पेमेंट है जनवरी में करूंगा, लेकिन अभी दिसंबर चल रहा है। लेकिन जब वो जनवरी आ गई, वो स्पेसिफिक टाइम गुजर गया, फिर भी उस बंदे ने पेमेंट नहीं की, फिर वो अनपेड सेलर उस बायर के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है प्राइस के लिए। सेक्शन 56 कहता है सूट फॉर द डैमेजेस। When the buyer refuses to accept and pay for the goods, the seller may sue him for the damages for non-acceptance। अब जहां पर जो बायर है वो गुड्स एक्सेप्ट करने से और गुड्स की पेमेंट करने से रिफ्यूज कर देता है, सेलर के पास ये राइट है उस पे डैमेजेस के लिए भी सू कर सकता है, जो भी उस बंदे को डैमेजेस हों। उसने उस बंदे को वो चीज सेंड की, उसने एक्सेप्ट नहीं की, उसने वापस भेज दी। इस अनपेड सेलर ने किसी और को ये चीज सेंड की, उसने उससे वो चीज कम रकम में खरीदी। जो भी इस बंदे को डैमेज होगा अनपेड सेलर को, उस बायर पे सूट करके उस बायर से वो डैमेजेस क्लेम करेगा। और सेक्शन 60 में कहता है रेप्यूडिएशन ऑफ contract before due date, where either party to a contract of sale repudiates the contract before the date of delivery. Other party may either treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery, or he may treat the contract as rescinded and sue for the damages for the breach. दोनों पार्टी में से अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करती है डिलीवरी से पहले, जो दूसरी पार्टी है उसके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो वो पार्टी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करे और उसको भी उस रेप्यूडिएशन में डैमेजेस हुए हैं, डैमेजेस के लिए उस पार्टी पर सूट फाइल करे, या फिर वो इंतजार करे जब वो डिलीवरी का टाइम आए तक इंतजार करे और उस बंदे को वो चीजें डिलीवर भी कर दे। फिर भी अगर वो रिजेक्ट करता है तो फिर उस पर डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। जैसे अगर एक अनपेड सेलर है, उसका एक बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन बायर ने कहा मैं आपसे ये चीजें नहीं खरीदूंगा कॉन्ट्रैक्ट के बाद, इस अनपेड सेलर के पास ऑप्शन तो ये है ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करे, इसको जो भी डैमेजेस हों इस रेप्यूडिएशन से उस डैमेजेस के लिए उस पे सूट करे, या फिर ये डिलीवरी के टाइम तक इंतजार करे और ये चीजें उसको डिलीवर करे। अगर वो उन चीजों को एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो फिर उस रिजेक्शन से जो भी अनपेड सेलर को नुकसान होता है उन डैमेजेस के लिए उस पे वो सूट फाइल कर सकता है बायर पे। और है सूट फॉर द इंटरेस्ट। सेक्शन 61 में बताया गया है द अनपेड सेलर हैज राइट टू बी पेड इंटरेस्ट बाय द बायर फॉर एनी डिले इन मेकिंग द पेमेंट। अनपेड सेलर के पास ये राइट है कि बायर जितनी भी डिले करता है पेमेंट देने में, उस डिले पे उस पेमेंट का जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट भी वो क्लेम कर सकता है, इंटरेस्ट के लिए वो सूट भी फाइल कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर एक सेलर ने एक बायर को अपनी बाइक दी थी 1 लाख रुपए की, वो उसको 1 लाख रुपए पे नहीं कर रहा। अब 8 महीने उसने उसको 1 लाख रुपए पे नहीं की, 8 महीने में उस 1 लाख रुपए पे जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट के लिए भी वो सूट फाइल कर सकता है सेलर। सच इंटरेस्ट इज इफेक्टिव फ्रॉम द डेट व्हेन द प्राइस इज पेएबल। ये जो इंटरेस्ट है ये उस डेट से लेकर इफेक्टिव होगा जिस डेट पर जो प्राइस थी वो पे करनी थी। जैसे कि उस बायर ने कहा था आप मुझे ये बाइक दिसंबर में, तो दिसंबर चल रहा है, मैं आपको जो पेमेंट है वो फरवरी में करूंगा। अब जब फरवरी आ गई, उस फरवरी में भी उसने पेमेंट नहीं की, तो उस फरवरी से लेकर के जितने भी महीने वो पेमेंट नहीं करेगा उन महीनों का इंटरेस्ट जितना बनेगा उस इंटरेस्ट के लिए वो अनपेड सेलर उस बायर पर सूट फाइल कर सकता है। ऐसे नहीं है कि इसने ये दिसंबर में चीज दी थी तो दिसंबर से लेकर वो महीने काउंट करेगा, उस महीने से काउंट करेगा जिस महीने में उसको If the goods are sold on credit, interest will run from the expiry of credit। इसी में भी वही चीज कहता है कि अगर चीजें कर्जे पर सेल की गई हों तो इंटरेस्ट उस दिन से लेकर शुरू होगा जिस दिन उस कर्जे की अदायगी होनी थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के दूसरे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से। अगर आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो आप कौन से सिटी से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।